Ma'am. Good morning, everyone. Tell me whether we have discussed this question or not. Last class, I think we started with this. Yes, ma'am. Is this question clear to everyone? Shall I explain it again? Ma'am, कर दो एक बार। I'm explaining it again. You have to determine analytic functions whose real part is given to you. The real part is given by u is equal to x cube minus 3xy square plus 3x square minus 3y square plus 2x plus 1. आपको वो फंक्शन भी निकालना है एनालिटिक फंक्शन जिसका ये रियल पार्ट है और दूसरा हमें ये शो करना है कि ये जो u फंक्शन है ये लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इन द सेम इट इज द सेम मीनिंग एज कि u हमारा हार्मोनिक फंक्शन है दैट मींस u x x plus u y y 0 होना चाहिए इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं u हार्मोनिक है या फिर u लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है बोथ कैन बी कंक्लूडेड बाय दैट रिजल्ट नाउ तो u x x के लिए क्या करेंगे ये जो एक्सप्रेशन है इसको दो बारी x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे सिंगल टाइम करेंगे तो यू विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 0 प्लस 2 plus 0 this will be ux will be 6x plus 6 similarly you will compute uyy it will come out to be minus 6x minus 6 दोनों को ऐड करोगे the result will be 0 that means u is harmonic function or we consider it to satisfy the Laplace equation. सेकेंड पार्ट हमने शो कर दिया फर्स्ट पार्ट क्या था एनालिटिक फंक्शन निकालना एनालिटिक फंक्शन निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे इन द फर्स्ट मेथड वी मेड द यूज ऑफ हाउ वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन in the second method we use the Milne-Thomson method in which directly we write down f dash z and it is given by ux of z comma 0 minus iota uy of z comma 0 ux निकालते हैं ux will be 3x square minus 3y square plus 6x plus 2 उसको इवेल्युएट करेंगे एट z, 0 दैट मींस x की जगह z पुट करेंगे और y की जगह 0 सिमिलरली इस एक्सप्रेशन के लिए uy निकालेंगे इट विल कम आउट 0 minus 6xy plus 0 minus 6y plus 0 दिस एक्सप्रेशन इसको भी इवेल्युएट करेंगे z, 0 पे फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में जब x की जगह z और y की जगह 0 पुट करेंगे यू विल गेट 3z स्क्वायर माइनस 0 प्लस 6z प्लस 2 दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करेंगे माइनस आयोटा इंटू 6 minus 6z into 0 it will be 0 minus 6 into 0 it will be 0 this complete term will be 0 so you will get 3z square plus 6z plus 2 this will be f dash z fz कैसे निकालेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z 3z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 2 को जब हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस c ध्यान रखना फर्स्ट मेथड में c जो होता है वो प्योरली रियल होता है और सेकेंड मेथड जो मिलने थॉमसन मेथड है इसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है इट इज प्योरली इमेजिनरी. Now look at the next question. You are given an analytic function fz and you have to prove this result. The result states that del square upon del x square plus del square upon del y square ये जो दोनों चीजें हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये ऑपरेटर दिए हुए हैं
इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पर किसका निकालना है? ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट के बाहर, मॉड ऑफ रियल ऑफ एफ जेड का स्क्वायर, इसका आपको निकालना है। एक्स के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस वाई के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और रिजल्ट को किसके इक्वल शो करना है? 2 टाइम्स मॉड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जो एफ जेड है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट इट बी u प्लस आयोटा v। तो अब मुझे बताओ रियल पार्ट क्या है इस फंक्शन का, एफ ऑफ जेड का u प्लस आयोटा v में रियल पार्ट क्या है? विल बी रियल पार्ट, रियल पार्ट u है, इमेजिनरी पार्ट v है। तो ये जो मॉड ऑफ रियल ऑफ जेड एफ ऑफ जेड का स्क्वायर है, ये क्या बनेगा? मॉड ऑफ u स्क्वायर, एंड यू नो दैट मॉड ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो ये जो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन है उसमें हमें ये जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, वो किसका कंप्यूट करना है? u स्क्वायर का, u स्क्वायर का कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर कंप्यूट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सेकंड ऑर्डर कंप्यूट करने के लिए पहले हम u स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन मिलेगा उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब हम u स्क्वायर, u क्या है? फंक्शन होगा x और y का, तो जो हम u स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट विल बी 2u del u by del x। इस पूरे एक्सप्रेशन का फिर से हमने x के रिस्पेक्ट में लेना है, तो 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज, u का लेंगे del u by del x, सेकंड पार्ट एज इट इज, प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, del u by del x का होल स्क्वायर मिलेगा साथ में 2 प्लस 2u एज इट इज, del u by del x का x के रिस्पेक्ट में फिर से करोगे, यू विल गेट del square u by del x square। सिमिलरली यू स्क्वायर का सेकंड ऑर्डर कंप्यूट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, एक बार ही करेंगे तो यू विल गेट 2u del u by del y, अगेन कंप्यूट करेंगे y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, यू विल गेट 2u del square u by del x del y square प्लस 2 टाइम्स del u by del y का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना जब हम दोबारा करें तब हम प्रोडक्ट रूल का यूज कर रहे हैं। अब लेफ्ट साइड पे इन दोनों का सम चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये वाली राइट साइड भी ऐड करेंगे। तो राइट साइड कैसे ऐड करें? एक बार 2u को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, del square u by del x square प्लस del square u by del y square, 2u कॉमन लेके, और इन दोनों टर्म में से 2 को कॉमन लेके लिखेंगे। अब ये वाला टर्म देखो आप ब्रैकेट के अंदर, u क्या है? रियल पार्ट एक एनालिटिक फंक्शन का, तो इसका मतलब u हार्मोनिक फंक्शन होगा, इसका मतलब u xx प्लस u y 0 होगा। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 2u into 0 will be 0, so you will get this expression only 2 times ब्रैकेट में del u by del x का होल स्क्वायर प्लस del u by del y का होल स्क्वायर। अब देखो fz क्या था? u प्लस आयोटा v, जहां पे z क्या होता है? x प्लस आयोटा v आयोटा y। मैम यस, बता डाउट है? दें जीरो क्यों है वो बता दें। ये वाला u हमारा f क्या है? एनालिटिक फंक्शन, और u क्या है? उसका रियल पार्ट। किसी भी एनालिटिक फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं, तो u भी हार्मोनिक फंक्शन होगा, तो इसका मतलब u xx प्लस u y 0 होगा। तो ये पूरी जो टर्म है ये क्या है? u xx है ना, u का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे u का y के रिस्पेक्ट में, दोनों को ऐड करें तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिला। अब देखो f ऑफ z क्या है? u प्लस आयोटा v, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करो पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? f डैश ऑफ x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो f डैश ऑफ x प्लस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y की जगह दोबारा हम z ही लिख लेंगे। राइट साइड पे u का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ प्लस आयोटा v का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ, इसका मॉड लेते हैं। मॉड ऑफ f डैश z क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का अंडर रूट, सो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ del u by del x का होल स्क्वायर प्लस del y by del x का होल स्क्वायर। यहाँ पे रूट लगाने में भूल गई हूँ, और अगर हमें मॉड ऑफ f डैश z का स्क्वायर करेंगे तो वो रूट हट जाएगा और यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ f डैश z का होल स्क्वायर, और बाहर 2 था वो एज इट इज। ये हमारा राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना था। So if f is an analytic function, this result holds true. Just go through it, इसके बाद आगे करते हैं।
Now suppose fz is an analytic function. अगर कोई भी फंक्शन fz एक analytic function given है और आप में को साथ में इनमें से कोई भी एक कंडीशन गिवन हो, कि आपको कहा हो कि fz एक analytic function है सच दैट उसका जो मॉड है वो क्या है, कांस्टेंट है, या कहा हो कि रियल ऑफ f of z कांस्टेंट, इन सभी केसेस में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होल्ड कर रही है, गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन fz है वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये प्रूफ आपने अपने आप करना है। मैं आपको कोई एक बता देती हूँ, मैं आपको सेकंड वाला समझा देती हूँ कि आपको कैसे गो थ्रू करना है, मतलब प्रोसीड कैसे करना है प्रूफ करते वक्त। इसके बाद खुद ट्राई करना, अगर डाउट हुआ तो मुझसे पूछ लेना। सेकंड में क्या कहा है, एफजेड एनालिटिक है, ये तो गिवन ही हमें। एक कंडीशन क्या गिवन है, फर्स्ट सेकंड वाला मैं प्रूफ करके बता रही हूँ आपको कि रियल ऑफ एफ ऑफ जेड कांस्टेंट है। अब हम लेते हैं एफजेड क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। अब क्या बोला है, रियल ऑफ एफ जेड कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब यू कॉन्स्टेंट है। अगर यू कॉन्स्टेंट है तो यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, बट इट विल बी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। जीरो। तो इसका मतलब यू एक्स और यू वाई दोनों जीरो होंगे, क्योंकि एफ हमारा एनालिटिक फंक्शन है तो वो कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो ux है वो vy के बराबर होगा, और ux क्या है, जीरो, तो इसका मतलब vy भी जीरो हो गया, और uy इक्वल होता है माइनस vx के, और uy जीरो है तो इसका मतलब माइनस vy जीरो हो गया, इसका मतलब vy भी जीरो हो गया। इसका मतलब जो इमेजिनरी पार्ट होगा फंक्शन का, उसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y बोथ विल बी जीरो। वो पॉसिबल कब होंगे, जब v भी कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब हमारा fz कैसा है, u भी कांस्टेंट v भी कांस्टेंट, इसका मतलब fz जो है वो भी क्या हुआ, कांस्टेंट फंक्शन। समझ आया प्रूफ कैसे करोगे? यस मैम। ओके, तो सेम लाइंस पे आप हर एक पार्ट को प्रूफ कर सकते हो, ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो पूछ लेना। नेक्स्ट, अब जो हम ये करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, ध्यान से समझना, कई सारे रिजल्ट्स बताऊंगी, प्रूफ नहीं करनी, बट उनको रिजल्ट को अप्लाई कैसे करना है या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है उन रिजल्ट्स को लेके, उस पे एम्फेसिस करना। आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो देयर विल बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर होंगे। लाइन इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का अलोंग अ पाथ और अ कर्व इज नोन एज लाइन इंटीग्रल। लाइन का मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मत समझना, कोई भी पॉइंट से लेके, जैसे यहाँ पे हमने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एक कर्व ड्रॉ किया, किसी भी कर्व के अलोंग किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल, उसको हम बोलेंगे लाइन इंटीग्रल। ओके, अब मान लो जो ए पॉइंट है उसको हम कह रहे हैं जेड नॉट, और बी क्या है, जेड एन से डोनेट कर रहे हैं। तो ए क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट, बी क्या है हमारा टर्मिनल पॉइंट। तो हम लिखते कैसे, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, डी जेड लिखा है इसलिए क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और जो नीचे सी लिख रहे हैं इसका मतलब है किस कर्व के अलोंग, जिस कर्व के अलोंग कर रहे हैं उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सपोज करो जो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, वो क्या है, u प्लस आयोटा वी। आपको पता है z क्या होता है, x प्लस आयोटा y, तो ये जो आपके फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे u और v, दे बोथ विल बी फंक्शंस ऑफ x एंड y। अब हमें पता है z क्या है, x प्लस आयोटा y, तो dz क्या होगा, dx प्लस आयोटा dy। डेरिवेटिव कंपोनेंट क्या होगा इसका, टोटल डेरिवेटिव, dz विल बी dx प्लस आयोटा dy। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंटीग्रल है फंक्शन का, इसके अंदर एफ जेड को भी यू और वी की टर्म्स में, और डी जेड, यू और वी किसके फंक्शन है, एक्स और वाई, तो फाइनली आपने जो आपका फंक्शन एफ जेड है उसको एक्स और वाई की टर्म्स में लिखा, तो डी जेड को भी हम एक्स और वाई की टर्म्स में लिख लेते हैं एज डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। लिखा u प्लस आयोटा v इंटू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, और उनके ऊपर इंटीग्रल अलग अलग सेपरेट कर देंगे। आपको पता है इंटीग्रल ऑफ f1 प्लस f2 इज सेम एज इंटीग्रल ऑफ f1 प्लस इंटीग्रल ऑफ f2, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स, जब हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। तो ये जो कर्व सी है इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा। नाउ सेकंड इज, अभी मैं एग्जांपल्स बताऊंगी तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रल कैसे कंप्यूट करना है। अनदर वे इज, सपोज जो आपका कर्व सी है
उसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में ले लेते हैं। सपोज x कुछ फंक्शन है t का और y भी सम फंक्शन ऑफ t, देन x और y दोनों को, ये जो u और v है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन, उसके अंदर जब x और y को t की टर्म्स में लिखूंगी तो मेरे को जो fz मिलेगा वो किसकी टर्म्स में मिलेगा, t की टर्म्स में। तो fz को क्या लिखा, f ऑफ z ऑफ t, मतलब फंक्शन ऑफ t। अब हमारे पास dz था, z क्या है हमारा, x प्लस आयोटा dy, जहां पे x और y भी क्या है, t के फंक्शन, तो dz क्या बनेगा, z डैश ऑफ t dt। तो पहले हम z को हम t के टर्म्स में लिख लेंगे और फिर dz निकालेंगे तो वो क्या होगा, z डैश ऑफ t dt। अभी एग्जांपल कराऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। a और b फाइनल पॉइंट कैसे निकालेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ये वो पॉइंट्स होंगे, t की वो वैल्यू होगी जिसके लिए हमें कर्व का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मिल जाए। अब एग्जांपल देखो तो ये जो दोनों तीनों तरीके बताए हैं क्लियर हो जाएंगे। आपको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन क्या है, z स्क्वायर, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन dz के रिस्पेक्ट में कहां से, a से b तक, वेयर a इज योर पॉइंट 1,1 एंड b इज द पॉइंट 2,4। 1,1 पॉइंट का मतलब है 1 प्लस आयोटा 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, b का जो पॉइंट है 2,4, दैट मींस इट रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 4 आयोटा। तीन डिफरेंट वेज में हम इंटीग्रल कंप्यूट करेंगे, ए से बी तक ही जाएंगे। पहले केस में हम क्या करेंगे, पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे ए से सी तक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन सी से बी में जाएंगे अलोंग द कर्व लाइन सी बी विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब देखो ये जो ए सी लाइन है, हमें अगर पहले ए से सी जाना और सी से बी, और दोनों लाइन कैसी है, ए सी एक्स के एक्सिस के पैरेलल है और सी बी वाई एक्सिस के, तो ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कैसे होने चाहिए, ए से सी जब हम जाएंगे तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट सी पॉइंट का 1 रहना चाहिए और फाइनल पॉइंट कहां तक पहुंचना चाहिए, सी का हमारा 1 से 2 तक, तभी तो हम 2 से 4 तक जा सकते हैं अलोंग द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, 2,5। आप या तो लाइन ड्रॉ कर लो ए और बी से, और जो पॉइंट जहां पे मीट करेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वो आपका पॉइंट होगा। अब देखो पहले हम ए से सी का इंटीग्रल निकालते हैं, फिर हम सी से बी का निकालेंगे, ठीक है, ए टू सी देन सी टू बी। जब ए से सी जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या है, वेरी कर लिया 1 से 2 तक जा रही है, और वाई की वैल्यू क्या है, हमेशा जब ए से सी के अलोंग मूव करेंगे, वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट as we move from A to C, तो वो फिक्स रहेगा, जबकि x वेरी कर रहा है। तो ये जो आपका z था x प्लस आयोटा y, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा 1 का होल स्क्वायर, dz क्या बनेगा, z है आपका x प्लस आयोटा 1, देखो अलोंग AC y आपका 1 है तो z बना x प्लस आयोटा 1, और देखो इसका dz निकालेंगे तो क्या बनेगा, dx प्लस आयोटा 0 विच इज dx। तो dz की जगह dx लिखा और z की जगह x प्लस आयोटा का स्क्वायर। और हमें पता है कहां से 1 तो हमेशा फिक्स रहता है, हमें कहां से जाना है 1 से 2 तक, तो x की वैल्यू कहां से वेरी करेगी, 1 से 2 तक। अब नेक्स्ट देखो z स्क्वायर, अब हमें जाना है c से b तक, c से b में हमारा z जो है x प्लस आयोटा y है, तो z x कोऑर्डिनेट हमेशा 2 रहेगा अलोंग CB, x is always 2, तो z जो बना होगा बना 2 प्लस आयोटा y, तो dz निकालेंगे क्या बनेगा, 0 प्लस आयोटा dy, तो dz की जगह आयोटा dy लिखा और z स्क्वायर की जगह 2 प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। और देखो y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक मूव कर रहा है, 1 से लेके 4 तक, तो ये c से b में हमने 1 से 4 लिखा है। ध्यान रखो पहला वाला इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में बन रहा है और दूसरा वाला y के रिस्पेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस आयोटा का होल क्यूब अपॉन विच विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x प्लस आयोटा का विच इज 1, उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे 1 से 2 तक, पहले 2 पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी माइनस करेंगे, फिर 1 की वैल्यू लिखेंगे, प्लस यहाँ से जो आयोटा है वो कॉमन लिया, 2 प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 2 प्लस आयोटा y का होल क्यूब, यहाँ पे 3 लिखा है, पूरे लिखा अपॉन में 3,
अब हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, तो 2 प्लस आयोटा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डिनोमिनेटर में भी आएगा, वो क्या बनेगा 0 प्लस आयोटा 1 विच इज आयोटा। तो ये आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 2 प्लस आयोटा y का क्यूब होगा, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ क्यूब। फिर 1 से 4 उसकी वैल्यू इनिशियल फाइनल पॉइंट पुट करके वैल्यू निकाल लेना। तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा -86/3 -6 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट में बोला है आपको इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स A टू B, A से B ज्वाइन करते हुए डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। तो हमें पता है A पॉइंट क्या है 1,1, B पॉइंट क्या है 2,4। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और बताओ AB लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y minus y1 upon में x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon में x2 minus x1। ये वाला फॉर्मूला यूज करना। Tell me what is the equation of the line segment AB? थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। Or you can write it as y is equal to 3x minus 2। हमने y को x की टर्म्स में लिख दिया। तो आपका जो नॉर्मल पॉइंट होगा लाइन AB पे वो क्या होगा x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और y की जगह हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2। तो इसका मतलब अब आपने जो z है उसको x की टर्म्स में लिख दिया है, और x कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक मूव कर रहा है 1 से लेके 2 तक। तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो 1 से 2 हो जाएगी, z2 की जगह आ जाएगा x प्लस आयोटा ऑफ 3x माइनस 2, या तो इसको अलग अलग करके लिख लो, अलग अलग करके लिख लो कि जो x वाले कंपोनेंट है एक साथ और विदाउट x वाला कंपोनेंट अलग, उसका होल स्क्वायर। अब dz की जगह अब हमने z को लिखा है x प्लस आयोटा 3x माइनस 2, तो dz क्या बनेगा dx प्लस आयोटा 3dx। dx कॉमन लेंगे तो यू विल गेट 1 प्लस 3 आयोटा। ये dz की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं अंदर, ये जो पहले इसका स्क्वायर फोड़ लेना, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन मिलेगा उसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेना। यहाँ पे डायरेक्ट भी किया हुआ है, देखो 1 प्लस, हाँ ये लिमिट लिया 1 से 2, ये x के लिए ना, क्योंकि हमारा dx क्योंकि हमने जो हमारा जो फंक्शन है ये जो z है उसको किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। ओके मैक्स की टर्म्स, ठीक है मैम। तो 1 डालोगे तो y कोऑर्डिनेट बन जाएगा ना 3 - 2 1 1,1 तक का इनिशियल पॉइंट। जब आप 2 डालोगे तो 3 2 6 - 2 4, ये 2,4 बन जाएगा। इसके बाद आप दो तरीके से कर सकते हो इसको। 1 प्लस 3 आयोटा कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लो, अंदर वाली जो टर्म होगी ना 1 प्लस 3 आयोटा x माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यू विल गेट 1 प्लस 3 आयोटा इनटू x माइनस 2 आयोटा की पावर 3 अपॉन में 3, और यानी टर्म का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में वो आएगा 1 प्लस 3 आयोटा, तो उससे कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट 1/3 ब्रैकेट में 1 प्लस 3 आयोटा इनटू x माइनस 2 आयोटा होल की पावर 3। इसको इवैल्यूएट करना है 1 से 2, तो पहले 2 डालना फिर 1 डालना, जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उनको सिंपलीफाई करना। आंसर विल बी द सेम जो आपको फर्स्ट पार्ट में मिला था। फर्स्ट पार्ट में आपने दो लाइन सेगमेंट ली थी, एक एक्स एक्सिस से पहले फिर वाई एक्सिस से पहले। सेकंड ऑप्शन में आपने स्ट्रेट लाइन ले ली ए और बी को ज्वाइन कर दी। थर्ड में हम क्या करेंगे पैराबोलिक पाथ लेंगे ए से बी तक जाते हुए। The curve C is equal to y is equal to x square। अब हम क्या कर रहे हैं, तो देखो x को 1 डालेंगे तो y will be 1 square which is 1। जब हमने x को 2 डाला तो 2 square which will be 4। तो A से B हम एक पैराबोलिक पाथ के थ्रू, देखो y is equal to x square एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, एक पैराबोलिक पाथ के थ्रू हम जा रहे हैं A से B। उसके लिए हम क्या करेंगे पहले इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो x को पुट कर लेते हैं t, तो y क्या हो जाएगा t स्क्वायर। x को किया t पुट, y को किया t स्क्वायर। x कहां से जा रहा है 1 से लेके 2 तक,
तो टी की भी लिमिट क्या हो जाएगी 1 से लेके 2 तक। तो इंटीग्रल देखो क्या बना 1 से 2। अब आप ध्यान से देखो टी कहाँ पे है, एक्स कोऑर्डिनेट को रखा है और एक्स कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहा है 1 से 2, तो इसलिए टी की लिमिट भी 1 से 2 होगी। तो पैरामीटराइजेशन जो आप कर रहे होंगे वो ध्यान रखना। अब मान लो मैंने x को 2t पुट किया होता तो t की वैल्यू में लिमिट निकालने के लिए हम x/2 लेते, तो वो बन जाती 1/2 से 1 अगर हमने 2t लिया होता। तो अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि आपने सब्स्टिट्यूट किया है। अब z², हमारा z क्या है x प्लस आयोटा y, x की जगह हमने t पुट किया है, y की जगह t², तो z क्या बना t की टर्म्स में t प्लस आयोटा t², यहाँ पुट किया। dz क्या होगा, इसका डेरिवेटिव dt के रिस्पेक्ट में इट विल बी dt प्लस 2t आयोटा dt, ये लिखा। मल्टीप्लाई करेंगे, रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लेना, उसके बाद t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेना और 1 से 2 तक इंटीग्रेट कर लेना। अगेन यू विल गेट द सेम आंसर। तो हमने एक ही लाइन इंटीग्रल को 3 डिफरेंट तरीके से हमने देखा। आपको जो सहूलियत लगे या फिर जिस तरीके से पेपर में गिवन है, पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है तो वो लगा दो, या फिर जो आपको सही लगे उस अकॉर्डिंग आप कंप्यूट कर लेना। तरीका क्लियर होना चाहिए। मैम उन्होंने बोला होगा कि हमें इस मेथड से करना है या हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं? अगर देखो आपको किसी कर्व की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर लो, अगर नहीं दी कुछ भी कहा तो आपको जैसा सही लगे वैसा कर लेना। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इस कर्व के लॉन्ग, अगर मेंशन नहीं किया ए से बी तक दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, तो आपको ए और बी से जाने के लिए आपको जो आपको सही लगे उस तरीके से कर दो। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ले लो, पैराबोलिक पाथ ले लो, या कोई और इक्वेशन ले लो, कुछ भी। गो थ्रू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटर इंटीग्रेशन। ये सेम हमने रियल उसमें भी आपने जब इंटीग्रल पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तब भी आपने वहां पे भी फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी होगी। इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल कर्व, किसी भी कर्व को सिंपल कर्व कब कहते हैं, जब वो अपने आप को क्रॉस नहीं करता। जैसे सपोज करो ये वाला कर्व देखो, ये कर्व अपने आप को मीट कर रहा है एक ही पॉइंट पे। इसका अगर मान लो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, बट क्या ये अपने आप को क्रॉस कर रहा है? जैसा कि मेरा एरो देखना, ये कर्व यहाँ से जाते हुए सीधा ऐसे चला जाए, तो उसमें क्या होगा, ये कर्व अपने आप को क्रॉस करेगा। अगेन देखो मैं ट्रेस कैसे कर रही हूँ कर्व को, लाइक दिस। तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा अपने आप को, क्रॉस नहीं कर रहा है, क्रॉसिंग नहीं बना रहा। तो जो कर्व क्रॉसिंग नहीं बना रहा उसको हम सिंपल कर्व कहते हैं। काउंटर किसे कहते हैं? अ सिंपल क्लोज्ड पाथ। सिंपल कर्व हो और क्लोज हो, क्लोज मतलब जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, जैसे ये वाला कर्व।
is called counter and an integral over such a path is called an integral. मल्टीपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता, मल्टीपल कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट करता है, is one which crosses itself. Simply connected region, simply connected region वो region जिसके अंदर कोई भी होल ना हो. और कनेक्टेड रीजन कौन सा होता है? मल्टीपली कनेक्टेड रीजन. देखो कनेक्टेड रीजन तो है, एक है सिंपल जिसमें कोई भी होल ना हो, मल्टीपल जिसमें एक से ज्यादा होल्स हो. जैसे ये दोनों फिगर्स को देखो, आप देखोगे इसके अंदर ये जो रीजन है इसके अंदर कोई भी ऐसा पोर्शन है जो इंक्लूडेड नहीं है, सारा का सारा इंक्लूडेड है. जबकि ये वाला कर्व देखोगे तो इसके अंदर दो सर्कल्स बने जिसके अंदर का रीजन इंक्लूडेड नहीं है पर बाहर का फिर सारा इंक्लूडेड है. तो ये क्या हुआ? मल्टीपली कनेक्टेड रीजन. फर्स्ट वाले में एग्जांपल ले सकते हो, मॉड z लेस देन इक्वल टू 1. ये चीज ध्यान रखना, मॉड z इज इक्वल टू 1 मतलब सेंटर जिसका ओरिजिन सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन पे और रेडियस है 1. लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स और अंदर के पॉइंट्स दोनों इंक्लूडेड है, तब वो डिस्क बन जाता है. नीचे वाला एग्जांपल मल्टीपली कनेक्टेड का क्या है? z such that 1 is less than equal to mod z less than equal to 2. अब ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z जिसका मॉडुलस 1 से 2 के बीच में लाई करता है. z क्या होता है आपका? x प्लस आयोटा y. तो मॉड z क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो आपकी इक्वेशन बनेगी 1 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2. स्क्वेयरिंग करोगे तो यू विल बी गेटिंग 1 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर ओरिजिन पे है पर एक का रेडियस है 1 दूसरे का रेडियस है 2. और ये रीजन कौन सा है? दोनों सर्कल्स के बीच का रीजन. मतलब जो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है 1 रेडियस वाला उसके बाहर का, बट उस सर्कल के अंदर का जिसका सेंटर ओरिजिन पे ही है बट रेडियस क्या है? 2 यूनिट्स. तो उसमें जो अंदर वाला सर्कल है उसका पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है तो उसमें वो होल हो गया, तो वो मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन का एग्जांपल हो गया. Are these terminology clear to everyone? ये जो 4 to 5 पॉइंट्स बताए हैं. Yes, ma'am. Next is your fundamental theorem. Suppose आपका एक एनालिटिक फंक्शन है कैपिटल f of z जिसका डेरिवेटिव क्या है? f of z, स्मॉल f of z. जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन f z. तो जो स्मॉल fz है उसका अगर इंटीग्रेशन कर रही हूँ मैं किसी कर्व के अलोंग, c के अलोंग, लेट्स सी बी अ काउंटर इन अ रीजन d. d को एक रीजन है उसके अंदर लिया है. कहां से कहां तक? z इज इक्वल टू z1 से लेकर z इज इक्वल टू z2. तो जो काउंटर है उसका इनिशियल पॉइंट है z1 और फाइनल पॉइंट है z2. तो fz का इंटीग्रेशन होगा कैपिटल f of z, उसको इवेल्युएट करेंगे z1 से z2 पे, तो फाइनल पॉइंट डालेंगे तो f of z2 माइनस f of z1, जो आप सिंपल इंटीग्रेशन में भी करते हो. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ काउंटर इंटीग्रल ये सेम वही है कि अगर मान लो ये जो कर्व C है, काउंटर C है, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, C1 एंड C2. जैसे आप पहले Z1 से Z2 फिर Z2 से Z3, तो Z1 से Z3 जाना होगा तो क्या करो? कर्व को डिवाइड कर सकते हो जैसे कि हमने ऊपर किया था. लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ना. हमें जाना था 1,1 से लेकर 2,4 तक, तो हमने 1,1 से 2,1 तक गए, फिर 2,1 से 2,4 तक. तो सेम यही रिजल्ट लिखा हुआ है वहां पे. नेक्स्ट है, अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आप चेंज कर रहे हो तो नेगेटिव साइन आ जाता है. थर्ड, कांस्टेंट मल्टीपल वाला रूल, लिनियरिटी प्रॉपर्टी. k1 f1 plus k2 f2 का इंटीग्रल विल बी सेम एज k1 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ f1 plus k2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ f2. ध्यान क्या रखना है कि जो कर्व है जिसके लॉन्ग इंटीग्रल है वो सेम रह रहा है हर बारी. इन ऑल द केसेस इट इज रिमेनिंग द सेम. नेक्स्ट इज कॉचीज थ्योरम. ये सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, अभी हो नहीं पाएगा, आधा पूरा बताने का कोई फायदा नहीं. ठीक है, आज जितना कराया उसको गो थ्रू करके आना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना. और मैं आज ना असाइनमेंट्स अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे, तो बाय मंडे मुझे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के असाइनमेंट सबमिट कर देना. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के, वो अपलोड कर देना बाय मंडे.
और क्या कहते हैं यूनिट 3 का असाइनमेंट मैं आपको फ्राइडे तक अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे, तो उसके बाद आप उसका भी असाइनमेंट सबमिट कर देना। यूनिट 3 के असाइनमेंट जो होगा वो भी एमसीक्यू होगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। जो टेस्ट होगा ना आपका उसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैम प्लीज असाइनमेंट सबमिट करेंगे, थोड़ा टाइम और एक्सटेंड कर दो। फर्स्ट 2 यूनिट्स का आप मंडे तक कर देना। एमसीक्यू है, आपको हार्डली हाफ एन आवर लगेगा, हार्डली, उससे भी कम टाइम, सब्जेक्टिव नहीं है। पर प्रूफ के साथ, ये नहीं कि सिर्फ ऑप्शन लिख के, प्रॉपरली सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन लिख के फिर अपलोड करना। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ यूनिट का नेक्स्ट मंडे तक सबमिट कर देना। एनी अदर डाउट? No, ma'am. एक, let me take the attendance.